नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे वो बहुत ही अनकॉमन है, शायद लोगों ने सुनी भी ना हो उसका नाम, इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम से। सो इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम क्या होता है? इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम का मतलब है, पहले डायफ्राम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। डायफ्राम एक झिल्ली है, एक मसल है जो मेन मसल है रेस्पिरेशन की। ये पेट के ऑर्गन्स को छाती के ऑर्गन से सेपरेट करने वाली एक मसल है। ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है हमारी श्वास की प्रक्रिया को चलाने के लिए। तो जब ये मसल किसी कारणवश पैरालाइज हो जाती है, पैरालाइज होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पतली हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम से क्या होता है कि ये ऊपर, जब ये पैरालाइज होती है तो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है, एक डोम बना देती है पूरा, और इसकी वजह से फेफड़ा जो है वो पिचकना स्टार्ट हो जाता है। तो कई चीजें एक साथ हो रही हैं, मसल पैरालाइज हो गई, पतली हो गई, ऊपर आ गई, फेफड़ा कोलैप्स हो गया। तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ होती हैं, इसको कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। होती क्यों है? बहुत ही कॉमन कुछ डिजीजेस हैं जिसकी वजह से हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकती है, ग्रंथियों में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो जो इसको मसल को सप्लाई करने वाली नर्व है उसको फ्रेनिक नर्व कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है। कभी चोट लगने की वजह से हो जाता है, कभी कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। जैसे ये फ्रेनिक नर्व डिस्ट्रॉय होती है, खराब होती है, तो ये डायफ्राम जो है पैरालाइज हो जाता है। अब ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते हैं? एक नॉर्मल पेशेंट जो अपनी नॉर्मल दिनचर्या जी रहा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाती है। एक दो सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी उसका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, वो बैठ नहीं सकता, प्रॉपरली लेट नहीं सकता। तो जब ये पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है कि इसको अस्थमा हो गया है, कोई सोचते हैं सीओपीडी हो गया है और इलाज कराना स्टार्ट होते हैं, पर ये पेशेंट ठीक ही नहीं हो पाते। अब जब जैसे ही ये किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट या थोरेसिक सर्जन के पास पहुंचते हैं, तो जैसे हमारे सेंटर में जब ये पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम उसके 2 या 3 डिफरेंट टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले एक सीटी स्कैन कराया जाता है, उससे एनाटॉमिकल लोकेशन पता चलती है हमको कि ये इवेंट्रेशन है या क्या है और डायफ्राम की लोकेशन क्या है। दूसरा टेस्ट जो हम कराते हैं वो पीएफटी, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, सिटिंग पोजीशन, बैठने की पोजीशन और लाइन डाउन पोजीशन में, लेटने की पोजीशन में, ताकि हम इसमें डिफरेंस देख सकें कि कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे ही वो पेशेंट लेट रहा है या लेट भी पा रहा है या नहीं लेट पा रहा है, उससे भी एक डायग्नोसिस मिलता है। और तीसरा हम एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि जो डायफ्राम की मूवमेंट है वो कैसी है, क्या सांस के साथ ये हिल रहा है या बिल्कुल पैरालाइज पड़ा हुआ है। कुछ केसेस के अंदर हम एमआरआई भी करते हैं, डायनेमिक एमआरआई, इसकी प्रॉपर मूवमेंट देखने के लिए। फ्लोरोस्कोपी भी कुछ केसेस में करते हैं हम, इसकी प्रॉपर मूवमेंट देखने के लिए। तो ये सारे टेस्ट करा के एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब आगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो ट्रीटमेंट जो इसका होता है वो एक सर्जरी के द्वारा ही किया जा सकता है और कोई दवाई इसको ट्रीट नहीं कर सकती। सर्जरी क्या होती है? प्लाइकेशन ऑफ डायफ्राम। प्लाइकेशन ऑफ डायफ्राम का मतलब है डायफ्राम जो मसल है उसको, जैसे फीमेल्स आपने देखा होगा साड़ी पहनती हैं, उसको साड़ी की तरह जैसे चुन्नटे डालती हैं, डायफ्राम को पूरा का पूरा वैसे ही चुन्नट डाल के सी दिया जाता है पूरी तरह से और अपनी जगह पे लाके फिक्स कर दिया जाता है। इसको कहते हैं प्लाइकेशन ऑफ डायफ्राम। ये प्लाइकेशन कभी खराब ना हो, इसीलिए हम हर प्लाइकेशन के केस में ऊपर एक मेश या झिल्ली लगा देते हैं, जिससे कभी भी ये रिपेयर खराब ना हो और पेशेंट को दोबारा जिंदगी में ये प्रॉब्लम कभी ना हो। तो मेदांता भी एक ऐसा सेंटर है जो प्लाइकेशन के साथ मेश प्लास्टी भी करता है। और हम ये सर्जरीज कैसे करते हैं? या तो हम दूरबीन की सर्जरी से करते हैं, जिसको वैट्स कहते हैं, 3 छोटे छोटे छेदों से, या फिर रोबोटिक जो कि मोस्ट एडवांस्ड है उस तरीके से करते हैं जिससे बहुत जल्दी ये हो जाता है, या फिर कई केसेस में हमको छोटी थोरेकोटॉमी भी करनी पड़ती है। कुछ बाकी सेंटर्स में इसको पूरा छाती खोल के हड्डियां तोड़ के किया जाता है, हमारे सेंटर में इसको एक मिनी थोरेकोटॉमी से भी करते हैं, जिसमें इतनी छोटी सी ओपन सर्जरी से भी ये प्लाइकेशन हो सकती है। तो एडवांस सर्जरी, मेश प्लास्टी, प्लाइकेशन, वैट्स, रोबोटिक, मिनी थोरेकोटॉमी, ये सब कुछ मेदांता में अवेलेबल होने की वजह से ये पेशेंट जो हैं बिल्कुल एकदम ठीक हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी अपनी दिनचर्या में चले जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। तो आपने देखा प्लाइकेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है और मेदांता में इसकी एडवांस सर्जरी कैसे होती है। नमस्कार।